हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आप सभी का नारायण इंस्टीट्यूट पावर्ड बाय आकाश इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, कल आपका T20 सीरीज का केमिस्ट्री का टेस्ट है और कल जो आपके T20 टेस्ट के टॉपिक्स हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हैं। बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और वो टॉपिक्स हैं जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हार्ट है। वो टॉपिक्स हैं पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग। तो बच्चों, आज हम लोग को इस सेशन में पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग का रिवीजन करना है। चूंकि आपके एग्जाम के लिए अब समय कम है तो बच्चों ये रिवीजन सेशन क्वेश्चन के माध्यम से होगा, लेकिन यकीन मानिए जिस तरह के क्वेश्चंस इस बार आपके नीट एग्जाम में आ सकते हैं वो ज्यादातर क्वेश्चंस या सभी तरह के क्वेश्चंस हम लोग इस सेशन में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों जुड़े रहें। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप बहुत सारी नई चीजें सीखेंगे, है ना, और बहुत सारी चीजें जो आप भूल गए थे वो आपको एक बार याद आ जाएंगी और आपका निश्चित ही एग्जाम के लिए यानी कल के टेस्ट के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो बच्चों बिना समय गंवाए, है ना, किसी प्रकार का चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम। बच्चों मैंने चुन चुन के क्वेश्चंस रखे हैं और उन क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको कंसेप्ट भी याद दिलाऊंगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब बच्चों रही बात बॉन्ड एंगल की, तो बॉन्ड एंगल कंपैरिजन जो है वो नीट का एक बड़ा ही फेवरेट टॉपिक है। तो बॉन्ड एंगल कैसे कंपेयर करते हैं उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। जब भी आपसे बॉन्ड एंगल कंपैरिजन पर क्वेश्चन आए बच्चा, तो आप मेरे 3-4 पॉइंट याद कर लीजिए और यकीन मानिए नीट में आने वाला हर बॉन्ड एंगल कंपैरिजन का सवाल आप आसानी से कर लेंगे। आइए वो 4-5 पॉइंट्स हैं क्या सर? आइए आपको ब्रह्मास्त्र सिखा देते हैं। पहला पॉइंट है कि बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। पॉइंट नंबर 1, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो सबसे पहले तो याद कर लीजिए बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। और बेटा यानी परसेंट एस कैरेक्टर जितना कम होगा उतना बॉन्ड एंगल बताओ क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब आपकी परसेंटेज एस कैरेक्टर से बात ना बने तब आपको दूसरा पॉइंट याद रखना है बेटा, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर। यानी जिस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर की संख्या कम होगी उस मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल क्या होगा? ज्यादा होगा, है ना। पॉइंट नंबर 2 से भी बात ना बने तो आपको पॉइंट नंबर 3 पे जाना है, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। अब बेटा हो सकता है 2 या 2 से ऐसे मॉलिक्यूल आ जाएं जिनमें सेंट्रल एटम सेम हो, तब आपको 4th पॉइंट पर जाना है बच्चा, और वो 4th पॉइंट है बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। बेटा पूरा बॉन्ड एंगल का मामला क्लियर हो जाएगा अगर आप ये 4 ब्रह्मास्त्र पॉइंट्स तैयार रखते हैं, तो आपको सवालों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं भी आपको सवाल करके दिखाऊंगा, देखिएगा कितनी आसानी से सवाल आपसे बनने लगेंगे, है ना। मैं तो कहूंगा आप 30 सेकंड का पॉज लीजिए और उसके बाद खुद से अटेम्प्ट करिए। चलिए देखिए, एक बात तो समझ में आ रही है कि परसेंटेज एस कैरेक्टर तभी आएगा जब आप हाइब्रिडाइजेशन सही निकाल पाए। तो भैया देखिए यहां नाइट्रोजन का 3 सिग्मा और नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर। बोलो बोलो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? 3 सिग्मा 1 लोन पेयर। यहां नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या? sp3 होगा। ठीक भैया पक्का। अब यहां देखो 2 सिग्मा, ठीक, सिग्मा उतने ही होते हैं जितना पड़ोसी एटम का नंबर होता है, तो यहां 2 पड़ोसी हैं तो 2 ही सिग्मा होंगे। और 2 लोन पेयर, 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर, 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर sp3। आप चाहिए तो लिखते जाइए, यहां आ रहा है 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर। यहां कितना आया बताओ? 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर। बहुत बढ़िया, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। यहां देखिए यहां क्या है, यहां भी हाइब्रिडाइजेशन बताइए, जानते हैं आप क्या आएगा? sp3 आएगा। आप चेक करिए 4 सिग्मा है, यहां पे एक भी लोन पेयर नहीं है। ठीक ठीक। अगर यहां बात करिए फास्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 ही बॉन्ड बनाने में खर्चा किए, 2 बच गए, मतलब एक लोन पेयर है यहां पर। तो भैया बताओ यहां क्या फिर से होगा? 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर। बोले तो बताओ हाइब्रिडाइजेशन 4, यानी 4 का मतलब बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है? ठीक,
अब देखिए, आप हाइब्रिडाइजेशन से तो चेक नहीं कर सकते क्योंकि चारों ऑप्शन में परसेंटेज एस कैरेक्टर सेम आएगा। आप निकालेंगे परसेंटेज एस कैरेक्टर तो चारों ऑप्शंस में एस ऑर्बिटल का नंबर 1, टोटल नंबर एस का 1, पी का 3, 1/4 इंटू 100 यानी 25% आएगा। उससे तो आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे। अब आपको आना पड़ेगा स्टेप नंबर 2 में, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर। अब आप खुद बता दीजिए कि कौन सा सही आंसर होगा। मैंने आपसे बोला जहां पर लोन पेयर का नंबर कम होगा सेंट्रल एटम के पास, वहां पे बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में 1 लोन पेयर, सेकंड में 2 लोन पेयर, फोर्थ ऑप्शन में भी 1 लोन पेयर। तो बेटा करेक्ट आंसर जहां पर एक भी लोन पेयर नहीं है उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा। और बताओ क्या इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, है ना। आज के बाद बॉन्ड एंगल का कोई भी क्वेश्चन आएगा सर कर ले जाएंगे। बच्चों ये जो सेशंस चल रहे हैं इनका उद्देश्य यही नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व कर देना, आसपास की चीजें सिखाना, भूली बिसरी चीजें याद दिलाना। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ, बेटा ये 3 इधर लिख लीजिए, NO3 माइनस एंड H3O प्लस आर डिस्क्राइब्ड बिलो, विच ऑफ देम इज करेक्ट, विच ऑफ देम इज करेक्ट। NO3 माइनस, NO3 माइनस, NO3 माइनस एंड H3O प्लस। ठीक, बेटा एक बात सुनिए आप, देखिए ये है सेंट्रल एटम। मैंने आपको सिखाया सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन की बातें करी जा रही हैं सेंट्रल एटम के, तो जिसका संख्या कम होती है वो सेंट्रल एटम। यहां ऑक्सीजन की संख्या कम है, यहां नाइट्रोजन की संख्या कम है, तो ये सेंट्रल एटम है। ठीक, अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन के निकालने का मैं आपको मंत्र बता दूं, हाइब्रिडाइजेशन को H से रिप्रेजेंट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का सबसे बेसिक फॉर्मूला जो है वो है सिग्मा प्लस लोन पेयर। ठीक, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर की संख्या को ऐड कर दीजिए तो हाइब्रिडाइजेशन आपका निकल आता है। सिग्मा, यहां 3 पड़ोसी हैं इसलिए तो सिग्मा तो हो गया 3, सिग्मा 3 हो गया। आइए लोन पेयर की बात करें। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, कितने वैलेंस शेल में, बोलो बोलो, अरे 5th ग्रुप का है, कितने थे 5, एक एक्स्ट्रा आ गया 6। बेटा ऑक्सीजन जब बॉन्ड बनाता है तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन से समझो एक प्रकार से शेयरिंग करता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 चाहिए, तो 3 ऑक्सीजन 6 लेके चले गए, तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, लोन पेयर 0। 3 आ गया, 3 सिग्मा प्लस लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन 3 बोले तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp2। बेटा मैं बहुत सारी ट्रिक्स भी जानता हूं हाइब्रिडाइजेशन निकालने की वगैरह की, लेकिन मैं इस वीडियो में चीजें सिंपल इसलिए रख रहा हूं क्योंकि ज्यादातर लोगों ने यही तरीका पर रखा होगा। बेटा यहां पर बताओ सिग्मा कितना हो गया बच्चा, 3। अब बताओ ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, कितने बोलो 6, प्लस का मतलब 1 चला गया, 1 गया चला, बचे कितने 5। 3 बॉन्ड बनाने में, 3 कोवेलेंट बॉन्ड में 3 खर्चा हो गए, बचे 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन को अगर पेयर की बात करें तो क्या 1 पेयर लिखेंगे, तो 3 सिग्मा प्लस 1 पेयर, बोलो हाइब्रिडाइजेशन कितना आया 4, और 4 का मतलब मेरे भाई क्या होता है sp3। ठीक, आइए अब भैया देखिए, तो यानी यहां पर है sp2 हाइब्रिडाइजेशन और है लोन पेयर साथ 0 लोन पेयर, और यहां है sp3 हाइब्रिडाइजेशन और sp3 हाइब्रिडाइजेशन और 1 लोन पेयर। ठीक, तो मोटा मोटा यहां पर बना sp2 हाइब्रिडाइजेशन NO3 माइनस में और 0 लोन पेयर, और अगर बात करें H3O प्लस की तो यहां पर बना sp3 हाइब्रिडाइजेशन और प्लस बना बताओ क्या, 1 लोन पेयर। अब आइए बेटा पहला ऑप्शन तो भाई देख के ही कह दोगे सिमिलर इन हाइब्रिडाइजेशन, ना बाबा ना, है ना। तो भैया सेकंड ऑप्शन आओ, डी सिमिलर इन हाइब्रिडाइजेशन, बिल्कुल सही है, डी सिमिलर इन हाइब्रिडाइजेशन यहां पर सही है। आपको दिख रहा है कि डी सिमिलर इन हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन आ रहे हैं, है ना। डी सिमिलर इन हाइब्रिडाइजेशन एकदम सही है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं यहां तक। फॉर द सेंट्रल एटम विथ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, बिल्कुल सही है, शेप इनके अलग अलग होंगे। अगर आप देखो sp2 प्लस 0 लोन पेयर, बेटा इसका शेप बोलो तो इसका शेप होगा ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगा, क्या शेप होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। जबकि sp3 प्लस 1 लोन पेयर, बेटा ये तो ट्राइगोनल पिरामिडल शेप का बनेगा।
तो बेटा स्ट्रक्चर्स भी तो अलग अलग हैं, ये बने, एक है प्लेनर एक है पिरामिडल, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बताओ बच्चों क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी। तीसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टू आर आइसो स्ट्रक्चर। बेटा आइसो स्ट्रक्चर क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं। आइसो मतलब होता है सेम और स्ट्रक्चर मतलब होता है सेम शेप, यानी दो ऐसे मॉलिक्यूल, दो ऐसे आयन्स जिनका शेप सेम हो। क्या सेम हो, बोलो बच्चा, बोलो बोलो, शेप सेम हो, है ना, जिनका शेप सेम हो, वो लोग एक दूसरे के आइसो स्ट्रक्चरल पेयर्स या आइसो स्ट्रक्चरल स्पीसीज कहलाते हैं। ऐसे लोग जिनका शेप सेम हो वो लोग आइसो स्ट्रक्चरल पेयर्स या आइसो स्ट्रक्चरल स्पीसीज कहलाते हैं। ठीक, अब मेरी बात जरा अगर आप ध्यान से सुनिए, कार्बोनेट आयन, ठीक, कार्बोनेट में अगर आप ध्यान से देखें, कार्बोनेट का ये स्ट्रक्चर होता है बेटा कार्बोनेट आयन का, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन। ठीक, अगर आप ध्यान से देखें यहां पर हाइब्रिडाइजेशन निकाल लें, जैसे यहां पर सेंट्रल एटम कार्बन है और SO3 2- में सेंट्रल एटम बेटा सल्फर है, तो आप कोशिश ये करें कि यहां पर हाइब्रिडाइजेशन निकाल लें और तो बच्चों आइसो स्ट्रक्चर का मतलब मैंने बताया था आपको कि जहां पर शेप सेम हो। चलिए आइए चारों ऑप्शंस को देखते हैं और चारों ऑप्शंस में जो पेयर दिए हुए हैं उनके शेप निकालते हैं। सबसे पहले तो सेंट्रल एटम कार्बन है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लें। यहां पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो 1 2 3 सिग्मा और 3 सिग्मा प्लस कोई लोन पेयर नहीं, 0 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन आया 3 का मतलब हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक बेटा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और 0 लोन पेयर यानी शेप हो गया ट्राइगोनल प्लेनर। बेटा जब 0 लोन पेयर हो तो ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम होते हैं, ये बात याद रखिएगा। यहां SO3, ये रहा SO3 2-। अब बताइए, सल्फर के वैलेंस सेल में होते हैं बेटा जी 6 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 4 तो ये खर्चा हो गए, बचे 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 लोन पेयर के तौर पर। तो बेटा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, ये हो गया 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3 विद 1 लोन पेयर, sp3 विद 1 लोन पेयर, ये हो गया बेटा पिरामिडल शेप। तो ये पिरामिडल शेप, ये प्लेनर शेप, आइसो स्ट्रक्चर नहीं है, ये नहीं आइसो स्ट्रक्चर है। आइए जरा देखिए, अब चेक करते हैं ऑप्शन सी में कौन कौन से पेयर दिए बेटा। ऑप्शन सी में दिया हुआ है XgF2। ठीक है, आपको मैं बता चुका हूं पहले भी इसी वीडियो में कि सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो पड़ोसियों की संख्या के बराबर होते हैं। तो सिग्मा यहां हो गए 2, जेनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, 2 बॉन्ड बनाए तो 2 तो चले गए, तो 6 इलेक्ट्रॉन बचे। 6 इलेक्ट्रॉन मतलब बताओ कितने लोन पेयर, 3 लोन पेयर। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन आ गया 3 लोन पेयर के साथ। मैं आपको बता दूं sp3d हाइब्रिडाइजेशन में जब 3 लोन पेयर होते हैं बेटा तो तीनों लोन पेयर इक्विटोरियल पर जाते हैं और लिहाजा ये जो शेप हो गया लीनियर। आइए देखिए अगला मॉलिक्यूल IF2-। आप देखिए फिर से वही तरीका अपनाइए, तो जरा सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए बेटा 2। आयोडीन 7th ग्रुप का है, 7 इलेक्ट्रॉन थे पहले से और एक आया 8, 2 चले गए बचे 6। तो बेटा 6 मतलब बताओ कितने पेयर, 3 बचे। फिर से देखो sp3d हाइब्रिडाइजेशन है और 3 लोन पेयर है, तो बेटा फिर से ये शेप बताओ क्या हो गया, लीनियर। तो ऑप्शन सी में जो दोनों पेयर्स लिखे हुए हैं वो लीनियर शेप के हैं, तो इसलिए आइसो स्ट्रक्चरल पेयर्स लिखे हुए हैं। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। बच्चों याद रखिएगा आइसो स्ट्रक्चरल पेयर्स में हमेशा देखा जाता है जिनका शेप सेम हो। और कैसे चेक करते हैं, उम्मीद है आपको तरीका अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैच द molecules with bond order and select the correct option. Match the molecules with bond order and select the correct option. बच्चों ऑप्शन सेलेक्ट करना है, बॉन्ड ऑर्डर की मैचिंग करनी है। आइए बेटा जब भी बॉन्ड ऑर्डर के लिए क्वेश्चन आए
तो एक बात हमारी ध्यान रखिए, सबसे पहले तो टोटल इलेक्ट्रॉन देख लीजिए। लिथियम के पास टोटल हुए 6, N2 के पास टोटल इलेक्ट्रॉन हुए 14 और बेरिलियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन हुए 8 और O2 के पास टोटल इलेक्ट्रॉन हुए 16। ठीक, अब मैं आपको एक बात बताता हूं, आप याद कर लीजिए 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर बेटा कितना होता है, याद कर लीजिए 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है। नहीं, एक और तरीका सिखाता हूं, आप चाहिए तो ये याद कर लीजिए 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर बेटा कितना होता है, 3 होता है। 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर बताओ कितना होता है बेटा, 3। ठीक, 14 से एक बढ़ते जाइए 15 का, 15 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, एक कम करना है। ठीक ठीक, 15 का होगा 2.5, 16 का होगा बेटा 2, 17 का होगा बेटा 1.5, 17 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज का होगा 1.5, 18 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर 1, 19 वाले का बॉन्ड ऑर्डर होगा बेटा 0.5 और 20 वाले का बॉन्ड ऑर्डर होगा बेटा 0। ये आपका है ना। एक चीज और, ठीक, 14 का बॉन्ड ऑर्डर हुआ 3, है ना। चाहे 14 में आप एक इलेक्ट्रॉन जोड़ें या एक घटाएं तो बेटा कितना हुआ, 13 का भी बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.5, यहां से फिर एक घटाएं 12 का भी होगा 2, है ना, 11 का भी होगा 2, 10 का भी होगा 2, 9 इलेक्ट्रॉन के लिए भी होगा 2 और 8 के लिए भी होगा 2। तो ये हो गया बेटा बॉन्ड ऑर्डर का सीरीज। अब देखिए ये जो जुगाड़ मैंने आपको सिखाया, ये जुगाड़ बेसिकली तब अच्छा वर्क करता है जब मॉलिक्यूल में 8 से 20 के बीच में इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। तो देखो जरा 16 इलेक्ट्रॉन 16 के सामने बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 2, तो बेटा फोर्थ का बन गया बेटा टी, फोर्थ का बन गया टी, तो बेटा ये दोनों ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। फोर्थ का बन गया बेटा टी, है ना। N2 14 का 3 होता है बेटा, N2 सेकंड का बन गया बेटा P, सेकंड का बन गया बेटा P, सेकंड का बन गया P, ऑप्शन संख्या बी ही होगी सही। अब फिर से मैंने बताया इस क्लास का उद्देश्य है कि आपको भूले बिसरे कॉन्सेप्ट याद दिलाना। ठीक, अब आप कहोगे सर 8 से 20 इलेक्ट्रॉन तक, तो ये जुगाड़ हमें आपका समझ में आ गया। अगर इलेक्ट्रॉन 8 से कम हो तब क्या करें? मैं तुम्हें सिंपल बताऊं, 8 से कम होना तो BA वाले जुगाड़ से लगा दो, बड़ा सिंपल पड़ता है। BA लिख लो, BA लिख लो और फॉर्मूला लगा दो बॉन्ड ऑर्डर का। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला जानते हो ना, NB माइनस Na/2। बोलो क्या, NB माइनस Na/2, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाय 2 लगा देना बेटा, है ना। आओ देखो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, इधर आओ। Li2 में है 6, ठीक है, Li2 में है मान लो 6 इलेक्ट्रॉन, तो कैसे भरोगे, 2 2 4 2 6। ठीक, बॉन्डिंग B के सामने जो इलेक्ट्रॉन आए बेटा वो बॉन्डिंग, तो 4 माइनस 2/2, 2/2 बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया बेटा 1। तो बेटा Li2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 1। तो फर्स्ट के लिए बेटा क्या होगा, बोलो R होगा, फर्स्ट का R। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन संख्या बी। बेटा मैंने आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से एमओटी का एक क्वेश्चन ही बॉन्ड ऑर्डर वाला डिकोड कर दिया। बच्चों एक क्वेश्चन एमओटी पर और आता है, सुनिएगा जरा। वो क्वेश्चन क्या आता है एमओटी पर, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन जो एमओटी पर आता है वो आता है मैग्नेटिक नेचर निकालने का। ठीक, आपको मॉलिक्यूल दिया होगा और मैग्नेटिक नेचर निकालना होता है। ज्यादातर डायटोमिक मॉलिक्यूल दिया होता है, मैग्नेटिक नेचर। ठीक, मैग्नेटिक नेचर, बेटा मैग्नेटिक नेचर निकालने के लिए बहुत ही आसान है। या तो कोई स्पीसीज पैरामैग्नेटिक होगी, या तो कोई स्पीसीज क्या होगी, बोलो बोलो, पैरामैग्नेटिक होगी, और या तो कोई स्पीसीज बच्चा बताओ क्या होगी, डायामैग्नेटिक होगी। बोलो बोलो क्या होगी, डायामैग्नेटिक होगी। कैसे निकाला करेंगे, ठीक। अब सुनिए, अगर किसी स्पीसीज के पास ऑड इलेक्ट्रॉन्स है, बोलो कैसे इलेक्ट्रॉन्स है, ऑड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पक्का वो स्पीसीज पैरामैग्नेटिक होगी। ठीक, अगर किसी के पास इवन इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसी के पास बोलो क्या है, इवन नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो स्पीसीज डायामैग्नेटिक होगी। लेकिन यहां पर 2 एक्सेप्शन भी याद रखना है। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है 10 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन। अगर किसी के पास 10 और 16 है तो 10 और 16 तो इवन है, तो वो सोचेगा ये डायामैग्नेटिक होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 10 और 16 वाले भी पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन हो वो पैरामैग्नेटिक, 10 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक, इसके बाद कोई, इसके अलावा कोई और इवन हो तो वो डायामैग्नेटिक। तो बच्चों मुझे उम्मीद है अब आप निकाल लेंगे। ठीक,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। ठीक, आइए अब मैं आपको बता दूं ज्योमेट्री और शेप के बारे में पूरी केमिकल बॉन्डिंग लोग अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। एक बात उनसे मेरी पूछो कि ज्योमेट्री और शेप बहुत कंफ्यूज रहते हैं। ठीक, अब सुनिए, अगर सेंट्रल एटम की मैं बात कर रहा हूं, लोन पेयर इज जीरो, सेंट्रल एटम पर लोन पेयर नहीं है, जीरो है, तो जो ज्योमेट्री है वही शेप है। पहले तो ये समझो, देन ज्योमेट्री इज इक्वल्स टू शेप, जो ज्योमेट्री है वही शेप है, जो ज्योमेट्री है वही शेप है, जो ज्योमेट्री है वही शेप है। लेकिन बच्चा लेकिन 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 अगर लोन पेयर है सेंट्रल एटम के पास नॉन जीरो, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, कुछ लोन पेयर की संख्या मौजूद है, तो ज्योमेट्री एंड शेप आर डिफरेंट। बेटा बहुत सारे बच्चों को यही नहीं समझ में आता कि कब ज्योमेट्री और शेप किसी मॉलिक्यूल के लिए एक ही होते हैं और कब अलग अलग होते हैं। मुझे उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट एकदम आपको समझ में आ जाएगा। अगर सेंट्रल एटम पे लोन पेयर जीरो हैं, खुश हो जाना, कहना जो इसकी ज्योमेट्री होगी वही इसका शेप होगा, और अगर सेंट्रल एटम पे एक भी लोन पेयर मौजूद है तो ज्योमेट्री और शेप अलग अलग होंगे। आइए BF3 मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, यहां बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और साथ में बता दूं जीरो लोन पेयर है। जब लोन पेयर जीरो होते हैं तो जो ज्योमेट्री है वही शेप है, और sp2 प्लस जीरो लोन पेयर बेटा आप जानते हैं है ना, sp2 प्लस जीरो लोन पेयर, बताओ ये क्या बना, ट्राइगोनल प्लेनर। बोलो क्या बना, बताओ ये क्या बना, ट्राइगोनल प्लेनर बना। बताओ क्या बना, ट्राइगोनल प्लेनर बना। ठीक, अमोनिया, बेटा अमोनिया में 3 सिग्मा है, एक लोन पेयर है, sp3 है और एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है। ठीक है ना बेटा, ठीक, इसकी ज्योमेट्री और शेप अलग अलग होगा। इसकी ज्योमेट्री sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए ज्योमेट्री बोलो क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी, टेट्राहेड्रल होगी, टेट्राहेड्रल होगी। यहां पे क्या है बेटा, 3 सिग्मा एक लोन पेयर, फिर से sp3 एक लोन पेयर है। अब बताओ IF3 में, IF3 में 3 सिग्मा 2 लोन पेयर, यानी sp3d है और साथ में बताओ क्या है, 2 लोन पेयर है। तो भैया कहां पर प्लेनर ज्योमेट्री आ रही है, प्लेनर ज्योमेट्री तो ऑप्शन ए में आ रही है। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए। थैंक यू भैया, समझ में आ रहा है। ठीक, चलो क्वेश्चन 6 बच्चों, ये क्वेश्चन ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। आप में से बहुत सारे लोग हमसे कह सकते हैं सर इस तरह का क्वेश्चन तो कभी देखा नहीं। भैया कभी एनसीईआरटी उठा के देखे हो? आपकी एनसीईआरटी में वीबीटी जहां पर समझाई गई है, तो बेटा वीबीटी आपकी एनसीईआरटी से 2 तरीकों से समझाई गई है। ठीक है, एक तो एनर्जी कॉन्सेप्ट से और एक ओवरलैपिंग की मदद से। बेटा एनर्जी कॉन्सेप्ट में कभी देखना है ना, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को लेकर एक ग्राफ समझाया गया है फॉर द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक बेटा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को लेकर जो ग्राफ समझाया गया है वो है ऑप्शन सी है। ठीक है ना, आपको पता है वीबीटी एक्सप्लेन करती है कि 2 एटम्स के बीच कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो पहला तरीका है कि बाय द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, दूसरा तरीका है एनर्जी कॉन्सेप्ट से भी एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो भैया शुरुआत में दोनों मॉलिक्यूल्स, ये वो स्टेट है, शुरुआत में दोनों मॉलिक्यूल्स अलग अलग थे, है ना। ठीक है, दोनों मॉलिक्यूल्स, ये बॉन्डेड स्टेट को निर्भर कर रहा है। जब एक बार बॉन्ड बन गया, ठीक है ना, एक मिनट रुक जाइए। ठीक ठीक, ये स्टेट बॉन्डेड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है ना। बॉन्डेड स्टेट मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है, इसलिए बेटा इसकी एनर्जी क्या है बताओ, मिनिमम एनर्जी है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अगर आपने डिटेल में पढ़ा होगा, मैं इस ग्राफ को समझा नहीं रहा हूं कि पहले दोनों एटम्स बहुत दूर थे तो उनके बीच कोई फोर्स नहीं था, दोनों एटम्स और पास में आए। ठीक है, आते जा रहे थे, आते जा रहे थे, कब तक आते जा रहे थे, जब तक वो बॉन्डेड स्टेट में नहीं आ गए। और बॉन्डेड स्टेट में आने पर एफ अट्रैक्शन और एफ रिपल्सन बराबर हो जाता है। ठीक है, बॉन्डेड स्टेट के बाद क्या होता है, एफ रिपल्सन ज्यादा हो जाता है एफ अट्रैक्शन से। क्या एनीवेज, लेट्स मूव आगे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पर, रेजोनेंस इन कार्बोनेट आयन। बेटा यहां पर थोड़े से कार्बोनेट के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा एक करेक्शन है, यहां पे भी माइनस होगा और बेटा क्या होगा, हाँ बाकी ठीक है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, आपको बताना है इनमें से कौन सा ट्रू है। ठीक है, इनमें कौन सा ट्रू है।
कार्बोनेट हैज अ सिंगल स्ट्रक्चर दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ एबव 3 स्ट्रक्चर। बेटा अगर कार्बोनेट में रेजोनेंस कराएं तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, और आप जानते हैं कहीं भी रेजोनेंस हो रहा होता है तो जो रियल स्ट्रक्चर होता है वो सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। आओ तुम्हें रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना भी यहीं पर सिखा दे। ये है कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। ठीक, मेरी बात सुनो, सिंगल बॉन्ड तो हर जगह आ रहा है, जहां जहां सिंगल बॉन्ड है वहां वहां सिंगल लगा लो। अब बताओ डबल कहां कहां घूम रहा है, थोड़ी देर यहां है, थोड़ी देर यहां है, मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड यहां पर है, पार्शियल डबल बॉन्ड यहां पर है, पार्शियल डबल बॉन्ड यहां पर है, और नेगेटिव चार्ज भी तो तीनों एटम पर जा रहा है, तो पार्शियल नेगेटिव यहां पर है, पार्शियल नेगेटिव यहां पर है, और पार्शियल नेगेटिव बताओ क्या है, यहां पर है। तो भैया बिल्कुल सही बात लिखी हुई है, कार्बोनेट हैज अ सिंगल स्ट्रक्चर। रियल स्ट्रक्चर जो कार्बोनेट का होता है वो इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। बिल्कुल सही लिखा है। ठीक, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, 7th का डी ही होगा। ठीक, बाकी बेटा सभी बातें गलत लिखी हुई हैं। ठीक, ये स्ट्रक्चर्स आपस से बदलते रहते हैं, पर जरूरी नहीं है कि हर स्ट्रक्चर इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए रहे। ठीक है, तो ये सभी बातें गलत लिखी हुई हैं, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन संख्या डी। डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, लेट्स मूव आगे। क्वेश्चन नंबर 8, NH3 एंड NF3 मॉलिक्यूल है पिरामिडल से। ये रहा NH3, आइए बना लीजिए। ये रहा बेटा NH3, ये रहा हमारा NH3, और ये रहा बेटा हमारा क्या, NH3। ठीक, ये रहा हमारा NH3 और ये रहा हमारा NF3। हैव पिरामिडल से विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नाइट्रोजन एटम। असर्शन कह रहा है द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन NF3। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को ऐसा लगता है कि NF3 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अगर डाइपोल मोमेंट कंपैरिजन करेंगे, म्यू की बात करेंगे, तो NH3 का ज्यादा होगा। ठीक, अब आगे रीजन में समझाया गया है। अब रीजन जो समझाया गया है, रीजन समझाने से पहले आइए कुछ बातें समझ लीजिए। बेटा एक होता है बॉन्ड डाइपोल, जिसकी डायरेक्शन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होती है, यहां नाइट्रोजन की तरफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, बिल्कुल सही। और एक होता है लोन पेयर वाला डाइपोल, जिसे कहते हैं ऑर्बिटल डाइपोल, उसकी डायरेक्शन हमेशा सेंट्रल एटम से अवे होती है। तो इस वाले डाइपोल की डायरेक्शन हमेशा सेंट्रल एटम से अवे होती है, और बॉन्ड वाले डाइपोल की डायरेक्शन हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की ओर होती है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो चारों वेक्टर यहां ऊपर की ओर जा रहे हैं, इसका मतलब एक तरीके से ऐड हो रहे हैं, और डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर एडिशन में ये रिजल्ट ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ NH3। In NH3 the orbital dipole due to lone pairs is on same direction as the resultant dipole of F is the most electronegative element। ठीक, अब भैया आप बताइए कि क्या आंसर होगा। ठीक है, आप बताइए कि क्या आंसर होगा। बेटा असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और बेटा रीजन जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है मुझे लगता है। तो करेक्ट आंसर बताओ क्या होगा, है ना। 8 इफ बोथ असर्शन बट रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, मुझे लगता है करेक्ट आंसर बताओ क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा बेटा। ठीक है ना, ठीक। चलिए ठीक, लेट्स मूव आगे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर आइए। बेटा यहां पर आपको शेप मैच करने हैं। मैंने आपको बता दिया है शेप मैचिंग की कहानी क्या है, वो तो आपको पहले ही सिखा दी है। ठीक, मीथेन कोई लोन पेयर नहीं है, तो जो ज्योमेट्री होगी वही शेप होगा। डी का बताओ क्या होगा बेटा, टेट्राहेड्रल। डी के लिए होगा बेटा सेकंड, डी के लिए सेकंड, ये ऑप्शन चला गया। डी के लिए सेकंड यहां भी है, यहां भी है। सी के लिए PCl5 बेटा sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, कोई लोन पेयर नहीं, चाहे ज्योमेट्री बोलो चाहे शेप बोलो, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल TBP। सी का होगा बेटा फोर्थ, सी का होगा बेटा फोर्थ। थोड़ा स्मार्ट बनो, इतने में से ही आंसर निकाल लिया करो। सी का होगा फोर्थ, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन संख्या सी। अब अमोनिया
sp3 है, एक लोन पेयर है, sp3 पे जब एक लोन पेयर आता है तो बेटा शेप हमारा क्या हो जाता है, पिरामिडल शेप हो जाता है। ए का हो गया बेटा थर्ड, है ना। इस तरीके से आप कर लेंगे, उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव आगे। अच्छा, XeF4 की बात करें बेटा, XeF4 का अगर स्ट्रक्चर बनाओ तो बेटा ये स्ट्रक्चर है XeF4 का, 4 फ्लोरीन ऐसे हैं। इट कंटेन्स 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेटा यहां पे उल्टा है, अगर आप देखो तो 4 बॉन्ड पेयर हैं। कितने बॉन्ड पेयर हैं बोलो, 4 सिग्मा बॉन्ड पेयर है ना। और लोन पेयर की बात करो तो एक इलेक्ट्रॉन यहां खर्च हुआ, एक यहां खर्च हुआ, एक यहां खर्च हुआ, 4 खर्च हुए, 4 बचे, मतलब 2 लोन पेयर है। ये बात एग्जैक्टली उल्टा बोल रहा है, तो बेटा ये बात तो इनकरेक्ट है। पूछा गया है कौन सा करेक्ट इनकरेक्ट वाला मामला चल रहा है। स्टेटमेंट 2, शेप ऑफ XeF4 का ऑक्टाहेड्रल। भैया XeF4, भैया बताओ यहां हाइब्रिडाइजेशन कितना हुआ, 4 + 2 6, बोले तो हुआ sp3d2 और साथ में हुए 2 लोन पेयर। sp3d2 और साथ में बताओ क्या हुए, 2 लोन पेयर हुए बेटा। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो और 2 लोन पेयर हो तो बेटा शेप जो आता है वो स्क्वायर प्लेनर आता है। कैसा आता है बेटा, स्क्वायर प्लेनर आता है। कुछ इस तरह का मामला होता है XeF4 का, इस तरह का शेप आता है XeF4 का। ये शेप बेटा बताओ क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है। और ये कह रहा ऑक्टाहेड्रल, ये भी गलत है। तो बेटा इनकरेक्ट, आई फॉर इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 भी इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी इनकरेक्ट है, तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, है ना। एंड बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट, यानी करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन संख्या बी। आई होप बच्चा अच्छे समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव आगे। कुछ सवाल पीरियोडिक के, क्योंकि कल के आपका टेस्ट का टॉपिक 2 हैं, एक तो है केमिकल बॉन्डिंग और दूसरा है बेटा पीरियोडिक। अब यहां पर कुछ क्वेश्चंस पीरियोडिक के हैं, आइए उन क्वेश्चंस को भी देख लिया जाए। ठीक बेटा, कुछ एलिमेंट्स दिए हैं और उनकी आयनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करना है, बताओ कौन कौन से हैं। ठीक, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं जनरल ट्रेंड के बारे में। आयनाइजेशन एनर्जी का जो जनरल ट्रेंड होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है और टॉप टू बॉटम जाने में पीरियोडिक टेबल पे आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। ठीक, अब अगर मैं पीरियड के एक्सेप्शंस की बात करूं, ये बेटा सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स दिए हुए, ये दिया हुआ है पीरियड सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीरियड सेकंड के एलिमेंट्स दिए हुए। तो बेटा पीरियड सेकंड में मामला क्या है, आप सबसे पहले जब भी कभी क्वेश्चन आए तो आप देखो कहां कहां नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कहां कहां हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड है। तो बेरिलियम 1s2 2s2 बेटा ये फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। नाइट्रोजन 7 एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p3, बेटा बताओ ये कैसी कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, तो बेटा बताओ, मैंने एक बात बताई, लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ती है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसकी फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से अपने दोनों पड़ोसियों से ज्यादा होगी, यानी लिथियम से भी ज्यादा होगी और बोरॉन से भी ज्यादा होगी। तो क्या इसको उठा के आगे लिख दें, तो जरा करेक्ट ऑर्डर देखो, लिथियम, फिर बेटा बोरॉन, फिर आ गया बेरिलियम। ठीक, देखो नाइट्रोजन हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड होने की वजह से बहुत स्टेबल होगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत टफ होगा, तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और इसकी अपने दोनों पड़ोसियों से ज्यादा होगी, तो सबसे कम कार्बन की होगी, फिर बताओ किसकी होगी, ऑक्सीजन की होगी, और फिर किसकी होगी, नाइट्रोजन की होगी, और फिर होगी बेटा बताओ किसकी, फ्लोरीन की। अब तुम देख लो ऐसा आंसर कौन सा लिखा हुआ है, एकमात्र ऐसा आंसर लिखा हुआ है बेटा ऑप्शन बी। हाँ भाई, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं लिखी, अरे एग्जाम में स्मार्ट बनना है, जल्दी नंबर चाहिए, डॉक्टर बनना है, जरूरी नहीं है कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा एक एक लिखो। ठीक है, ये फास्ट तरीका भी आपको मालूम होना चाहिए, और इस तरीके से आप देखिए आपको वो जो निमोनिक्स रटते हो वो भी रटना नहीं पड़ेगा और फटाफट सब तैयार हो जाएगा, है ना। तो चलो आ जाओ 12th नंबर पे। 12th नंबर एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है
और 12th नंबर जो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है, इस क्वेश्चन में कहा यह गया है कि बताइए भैया क्या है मामला, है ना, मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की आपको यहां पर करनी है बेटा क्या, मैचिंग करनी है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की आपको क्या करनी है, मैचिंग करनी है। और लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में बेटा दिया क्या हुआ है, आपको कुछ ऑक्साइड्स दिए हुए हैं और ऑक्साइड के नेचर पर मामला करना है, ठीक। अच्छा आइए, जो ऑक्साइड के नेचर वाले सवाल होते हैं नीट में पूछे जाते हैं, मैं आपको कुछ बातें बता दूं। जो नॉन मेटल के ऑक्साइड, बोलो क्या, किसके, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर एसिडिक होता है, बोलो कैसा होता है, एसिडिक, पहली बात। दूसरी बात, जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर होता है बेसिक, क्या बोलो बेटा, बेसिक, बोलो बोलो, नॉन मेटल के ऑक्साइड का नेचर एसिडिक, मेटल ऑक्साइड का नेचर बताओ बेटा कैसा होता है, बेसिक। इसके अलावा एक बात आपको और याद रखनी है, CO, NO और बेटा बताओ क्या, N2O, ये तीनों, ये सब क्या है बताओ, न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं, बोलो बताओ ये कैसे हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। ये कैसे ऑक्साइड्स हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। ये कैसे ऑक्साइड्स हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। अब एक चीज आपके सामने और बची और वो चीज है बताओ क्या, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, वो चीज बताओ क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अगर आपको किसी भी तरीके से याद करा दिया जाए एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, है ना, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को याद करने के लिए मैं आपको इस वीडियो में एक जबरदस्त जुगाड़ बता रहा हूं, ठीक है, जिसको, है ना, ये अगर आपने निमोनिक याद कर लिया तो फिर आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड कभी नहीं भूलोगे। जिसको भी करनी पार्टी, जिसको भी करनी पार्टी, जिसको भी करनी पार्टी सब गाओ, जिसको भी करनी पार्टी सब, जिसको भी करनी पार्टी सब गाओ, सब गाओ, सब गाओ, सब गाओ, जिसको भी करनी पार्टी सब गाओ। ऑस्ट्रेलिया, 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 सिडनी, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, वियतनाम, है ना, ऑस्ट्रिया, 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 है ना, ये भैया याद कर लो। अब सर इससे फायदा क्या होगा, जिसको भी करनी पार्टी सब गाओ, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी और ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, वियतनाम और लास्ट में ऑस्ट्रिया रखना। जिसको मतलब जेडन की ऑक्साइड, एक ऑक्साइड है जेडेनो, भी यानी बेरिलियम की ऑक्साइड है BeO, ये एम्फोटेरिक है। करनी क्रोमियम की ऑक्साइड Cr2O3, ठीक है। पार्टी यानी लेड, लेड की दो ऑक्साइड्स PbO और Pb2O3, ये दोनों बताओ क्या है, Pb2O3, ये दोनों बताओ क्या है बेटा, एम्फोटेरिक है। सब, सब मतलब Sb2O3 और Sb2O5, ये दोनों बताओ क्या है बेटा, एम्फोटेरिक हैं। गाओ, गाओ मतलब गैलियम की ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है Ga2O3। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया यानी अल्मोनियम की ऑक्साइड Al2O3, ठीक है बेटा, कोई मुझे मिस ना हो जाए इसलिए पहले से मैंने मोबाइल पर रख लिया है, थोड़ा सा याद करने वाला है ये। सिडनी SnO और बताओ बेटा क्या, SnO2 और ये क्या है बताओ, V2O5 और लास्ट में आर्सेनिक की ऑक्साइड As2O3, है ना। तो दिस इज ऑल, आपको पूरा याद हो गया। अब आइए आप खुद बताइए कि इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा। अब तो बिल्कुल आसान सी एकदम मैचिंग बची है कि करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक। चलो ए, ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल की ऑक्साइड बेटा एसिडिक, तो ए का होगा सेकंड, ए का सेकंड बेटा ऑप्शन ए की है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। CO न्यूट्रल, तो बेटा बी का बताओ क्या होगा, फोर्थ होगा, ठीक। सी मेटल की ऑक्साइड बेसिक, तो सी का बेटा बताओ क्या होगा, फर्स्ट होगा। करेक्ट आंसर भी ऑप्शन संख्या सी, पर पूरी बात वही है कि साथ साथ कंसेप्ट भी याद करना है, ठीक। चलो, द सीक्वेंस ऑफ आयनिक मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी मतलब स्पीड ऑफ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कोई आयन कितना तेजी से एक्वस सॉल्यूशन में मूव करेगा बेटा, वही कहलाती है आयनिक मोबिलिटी। एक बात आपको बता दूं, आयनिक मोबिलिटी इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेटेड साइज। आयनिक मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बताओ क्या बेटा, हाइड्रेटेड साइज। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आयनिक मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेटेड साइज। आइए देखिए, ये दिया है Na+, ये दिया है K+, और ये दिया है रुबिडियम का पॉजिटिव आयन, और ये दिया है सीजियम का पॉजिटिव। सुनिए, अगर नॉर्मल साइज की बात करें तो सीजियम का साइज सबसे बड़ा है और सोडियम का साइज सबसे छोटा है, आयनिक साइज, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पे ग्रुप पे साइज बढ़ता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो पानी के बाहर छोटा होता है वो पानी के अंदर सबसे बड़ा हो जाता है, छोटू बिकम्स बड़ू, और जो पानी के बाहर बड़ा होता है वो अंदर जाने पर सबसे छोटा हो जाता है। कहने का मतलब हाइड्रेटेड साइज इसका सबसे ज्यादा होगा, और ये बाहर सबसे बड़ा था, पानी के अंदर जाने पर सबसे कम पानी इसकी सरफेस को घेरेगा, और ये पानी के अंदर जाने पर ये हाइड्रेटेड साइज इसका सबसे छोटा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, टॉप टू बॉटम जाने पर एक प्रकार से हाइड्रेटेड साइज कम हो रहा है, कम हो रहा है, और हाइड्रेटेड साइज का कम होना यानी आयनिक मोबिलिटी का बढ़ना है, आयनिक मोबिलिटी का बढ़ना है। तो बताओ आयनिक मोबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, हाइड्रेटेड साइज का कम होना। बोलो आयनिक मोबिलिटी का क्या है बेटा, आयनिक मोबिलिटी का क्या है, बढ़ना है, सबसे ज्यादा होगी सीजियम प्लस आयन की, फिर होगी रुबिडियम प्लस की, फिर होगी K+ की, और फिर होगी Na+ की। तो करेक्ट आंसर बताओ क्या, ऑप्शन संख्या डी इज द करेक्ट आंसर। बोलो भैया, मजा आया, समझ आया, स्वाद आया? ठीक, चलो, अच्छे समझ में आया हो तो कमेंट्स वगैरह भी कमेंट करके बता दिया करो यार, है ना, कि कैसा लगा। नीट का PYQ है आपके सामने, among the following, आसान है, which one has the highest cation to anion size ratio? cation to anion size ratio सबसे ज्यादा है, मतलब ये आयनिक कंपाउंड्स दिए हैं, उसमें एक कैटायन है और ये एनायन है, बताओ दोनों के साइज का रेशियो ज्यादा कब आए? अरे यार तुम एक बात बताओ, है ना, ये ज्यादा वैल्यू तब आएगी जब एनायन का साइज जितना छोटा हो और कैटायन जो है वो सबसे बड़ा हो। एनायन का साइज सबसे छोटा हो और कैटायन का साइज सबसे बड़ा हो, तभी तो क्या कहते हैं, रेशियो की वैल्यू ज्यादा आएगी। तो छोटा एनायन, फ्लोराइड आयन और आयोडाइड में फ्लोराइड आयन छोटा है ना, कैटायन बड़ा हो, लिथियम से लेकर जब सीजियम में जाओगे तो बड़ा कौन है, सीजियम है। तो हाईएस्ट कैटायन और एनायन का साइज रेशियो CSF के लिए होगा। क्या भैया समझ में आया? चलो, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज इनकरेक्ट? करेक्ट इनकरेक्ट में कभी धोखा मत खाना, एग्जाम में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों में ये जरूर देखो क्या पूछा है, सही पूछा है कि गलत पूछा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे इनकरेक्ट पूछा है, आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। द P ब्लॉक है 6 कॉलम, कॉलम मतलब ग्रुप, बिल्कुल सही बात है। P ब्लॉक 6 ग्रुप हैं, ग्रुप 13, 14, 15, ठीक, 16, 17, 18, P ब्लॉक में 6 ग्रुप हैं। बिकॉज ऐसा क्यों है, क्योंकि जो P सबसेल होती है या P ऑर्बिटल होता है उसमें कंप्लीटली फिल्ड हो तो 6 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। ये बात बेटा करेक्ट है, मैंने C लिख दिया है। D ब्लॉक हैज 8 कॉलम मतलब ग्रुप, अरे अरे भैया यही बात गलत है, D ब्लॉक में ऐसा नहीं है भैया। D ब्लॉक तो बताओ कहां से कहां लाई करता है, ग्रुप नंबर 3 से स्टार्ट होता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक जाता है भैया। 10 ग्रुप्स हैं और ये कह रहा 8 ग्रुप्स हैं, बिकॉज डी सबसेल में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते, ये भी बात गलत है। अरे डी सबसेल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये इनकरेक्ट है। और अगर इनकरेक्ट है तो हमसे यही पूछा गया था, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन संख्या बी बनेगा। ठीक, ईच ब्लॉक कंटेन्स अ नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट सबसेल कैन ऑक्यूपाई, बिल्कुल सही बात है, इसमें क्या ही बात है, ये बात सही है। द ब्लॉक इंडिकेट्स लास्ट सबसेल, अच्छा ब्लॉक वो होता है जिस सबसेल में इलेक्ट्रॉन जाता है वही ब्लॉक होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, आप लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखिए तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो लिथियम के लिए कैसे लिखोगे, 1s2 2s1। तो बेटा जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है बताओ ना वो कहां पर गया, s में गया, इसलिए तो ही इसे बोलते हैं कि ये s ब्लॉक का एलिमेंट है। ये बात भी सही है, एक ही ऑप्शन इनकरेक्ट है और वो है ऑप्शन संख्या बी। आई होप भैया समझ में आया होगा। ठीक, चलो, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द 7th पीरियड
सेवेंथ पीरियड ऑफ द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो सेवेंथ पीरियड है उसमें जो मेंबर ऑफ द सेवेंथ पीरियड, लास्ट मेंबर, ठीक, सेवेंथ पीरियड। भैया अगर बात करें सेवेंथ पीरियड तो पीरियोडिक टेबल में 7 ही ग्रुप होते हैं, तो मतलब सबसे लास्ट वाले पीरियड 7 की बात कर रहा है, ठीक। अब एटॉमिक नंबर ऑफ द लास्ट मेंबर, बेटा लास्ट मेंबर इधर नोबल गैस वाला मेंबर होता है, और अगर लास्ट मेंबर की बात करो तो उसका एटॉमिक नंबर 118 होता है, ठीक। लास्ट मेंबर मतलब ग्रुप 18 की बात चल रही, G18 की बात चल रही, और ग्रुप 18 वाले का 118 होता है। मामला ग्रुप 3 से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ठीक है ना, ठीक। 103, 104, 105 ऐसे ग्रुप 15 वाले का 115 होता है। लास्ट मेंबर मतलब वो 18 ग्रुप का होगा तो उसका 118 होगा बेटा एटॉमिक नंबर 118। करेक्ट आंसर इज 118। कभी कभी दिमाग भी लगाया करो, मुझे उम्मीद है पीरियोडिक टेबल का थोड़ा बहुत ढांचा तुम्हें याद होगा, उसी ढांचे का इस्तेमाल किया मैंने। पीरियड 7 है ना, लास्ट पीरियड है, और उसका लास्ट मेंबर यानी 18 ग्रुप नोबल गैस को बिलोंग करेगा, और है ना वो होता है 118 एटॉमिक नंबर। चलो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है भैया? स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट एस वाले इलेक्ट्रॉन्स का सबसे ज्यादा होता है, फिर होता है पी वाले इलेक्ट्रॉन्स का, फिर होता है बताओ किसका, डी वाले का, और उससे कम बताओ किसका होता है, एफ वाले इलेक्ट्रॉन का। तो सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट एस वाले का, फिर पी का, फिर डी का, और फिर एफ का। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज, क्वेश्चन नंबर 18, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज। अब देखिए, अगर आप यहां ध्यान से देखें तो बेटा Ca+2 की बात करें तो 20 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। K+ में 19 में एक निकाल दीजिए, 18 हैं। आर्गन में 18 हैं, क्लोराइड में भी 18 हैं, और सल्फाइड में भी 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बोले तो ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। कैसी स्पीसीज हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि जिन स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होती है वो सभी स्पीसीज क्या कहलाती हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज यानी जब इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम हो जाए तो बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में हम लोग क्या करते हैं? आयनिक साइज निकालने के लिए आयनिक साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, जितना ज्यादा नेगेटिव हो उतना ज्यादा होता, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बताओ क्या बेटा? पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज जहां पर जितना ज्यादा होगा वहां पे आयनिक साइज सबसे ज्यादा होगा, फिर S-2 Cl-। तो इस हिसाब से बेटा करेक्ट आंसर हमारा क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक बेटा, अभी ये लास्ट का समय है, हम लोग को वैसे क्वेश्चंस कराने हैं जिस तरह क्वेश्चंस नीट में आ सकते हैं, इसलिए कोई आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं, जैसे आ सकते हैं उस टाइप के या उससे थोड़ा और लेवल अच्छा, मतलब ऐसा भी क्वेश्चन नहीं कराना है कि आप भड़बड़ा जाएं और उस तरह का क्वेश्चन ही ना आ सकता हो। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैव लोवेस्ट वैल्यू ऑफ IE1। बेटा ये E1 है। ठीक, मैं आपका जानकारी के लिए बता दूं, ग्रुप 14 एलिमेंट्स में है ना कार्बन, है ना, ठीक, ये रहे भैया जर्मेनियम, टिन, लेड। आपको लिखने में लग रहा होगा कि सर थोड़ी देर पहले आपने सिखाया था कि टॉप टू बॉटम जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, इस हिसाब से लेड की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए। लेड की आयनाइजेशन एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं यहां पर एक एक्सेप्शन है, 14 ग्रुप में टिन की आयनाइजेशन एनर्जी मिनिमम होती है। मैं रीजन नहीं समझा रहा हूं, रीजन पर बात नहीं कर रहा हूं, है ना। टिन की आयनाइजेशन एनर्जी मिनिमम होती है, और मैंने क्वेश्चन इसलिए रखा कि बोरॉन फैमिली वाला एक्सेप्शन तो आयनाइजेशन एनर्जी का लोगों को याद रहता है, कार्बन फैमिली वाला एक्सेप्शन अक्सर भूल जाते हैं। तो ग्रुप 14 में टिन की आयनाइजेशन एनर्जी Sn की मिनिमम होती है। आइए 20, द फर्स्ट 4 आयनाइजेशन एनर्जी आर 191, 578, 872, 5960। अब देखिए पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 191 देनी पड़ी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा ही देनी पड़ेगी, ठीक, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से तो नहीं निकलेगा। तीसरे के लिए और ज्यादा दी, और तीसरे और चौथे के बाद भैया बहुत ही ज्यादा दी, यानी सडन जंप। कहने का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद सडन जंप, बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ रही है। इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद एटम इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं देना चाहता था, और अगर नहीं निकालने देना चाहता था तो इसका मतलब वो स्टेबल हो गया होगा,
और स्टेबल होने का मतलब उसके आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन ही रहे होंगे, है ना। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन संख्या सी। ठीक है, तो बच्चों, है ना, इस तरह से हम लोगों ने आपके कल वाले टेस्ट के लिए आपको रिवीजन कराया। और मैं काफ़ी दिनों से आपसे एक बात कहना चाहता था, और वो बात ये है कि भैया मैं आपसे कुछ बोलना चाहता था, और वो बात ये है कि मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप लोग लगातार, है ना, अच्छे से सेशन अटेंड कर रहे हैं, है ना, और नीट की अपने युद्ध के लिए ईमानदारी से लगे हुए हैं। उसके लिए आप सभी को शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद। बच्चों, और क्या चाहिए आपको इस चैनल पर हमको जरूर बताते रहें। वी विल ट्राई टू सॉल्व योर एवरी प्रॉब्लम। थैंक यू।